हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 नवंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच चल रहा है, ये इस बैच में कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, लेफ़्ट हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं और अगर चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके थ्रू आपको जो भी डाउट है, जो क्वेरी है, वो आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डेली की तरह एज़ यूजुअल, कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारा भी हेल्प होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों को ये मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं ये इसी तरीके से यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग न्यूज़पेपर को देखेंगे। अच्छा, आज के सेशन को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज का सेशन जो है वो हमारा जो एग्ज़ाम होता है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या और भी जो एग्ज़ाम्स की हम लोग बात करते हैं, उन एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट सेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग एक इशू को कवर करेंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दो नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पर्पस, बट इन जनरल वो काफ़ी रेलिवेंट है, एंड दैट टॉपिक इज़ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्योंकि अमेरिका में आज का जो दिन है, दैट इज़ 5 नवंबर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको लेकर वोट पड़ने हैं। तो पिछले 2-3 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल 31 तारीख को आया था, 31 अक्टूबर को। एक आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर में आया था और एक आज आया हुआ है। तो इन सारे आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे और इससे जो पूरी की पूरी वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस की जो मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अगर बात करें तो ये वाला आर्टिकल है सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज इन द यूएस। कि यूएस में जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। ठीक है, देखो, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है, दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो हाईएस्ट नंबर या पॉपुलर वोट्स जीत भी जाता है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स अगर उसको मिल भी जाते हैं, तो ही और शी में स्टिल लूज द इलेक्शन। पॉपुलर वोट्स का मतलब होता है जो डायरेक्ट वहाँ के सिटीजन्स या लोग जो हैं वोटिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉपुलर वोट्स। ठीक है, तो अगर किसी कैंडिडेट को पॉपुलर वोट्स ज़्यादा मिलते भी हैं तब भी वो इलेक्शन हार सकता है। ऐसा सिर्फ एकमात्र देश है, एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है, एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर ऐसा हो सकता है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका में। ठीक है, और ऐसा पहले 4 बार हो चुका है आज से पहले कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले हैं लेकिन उसके बाद भी वो हार गया है। ठीक है, और इस सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 2 बार ऐसा हो चुका है, 2000 में और 2016 में। ठीक है, तो यही रीज़न है, द रीज़न इज़ द रोल
प्लेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन द अमेरिकन सिस्टम। तो इसीलिए पॉपुलर वोट से काम नहीं होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज का रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको ये जो चार वो है ये दिए हुए हैं, चारों इंस्टेंस जब पॉपुलर वोट किसी को ज़्यादा मिले थे लेकिन फिर भी वो हार गया। ठीक है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेन खेल है ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स का। पॉपुलर वोट्स यहाँ पर 1876 का इन्होंने यहाँ पर एक वो दिया है, जिसमें रदरफोर्ड बी हेयर्स जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे उनको मिले 47.9% पॉपुलर वोट, और एक थे सैमुअल जे टिल्डन डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनको 50.9% पॉपुलर वोट मिले। लेकिन उसके बावजूद इनको इलेक्टोरल वोट कम मिले हैं, इनको ज़्यादा मिले हैं इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स, तो ये यहाँ पर जीत गए। सिमिलरली बेंजामिन हैरिसन और ग्रोवर क्लीवलैंड 1888, यहाँ पर ग्लोवर क्लीवलैंड को ज़्यादा वोट मिले हैं लेकिन ये फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स कम रहे तो ये हार गए। सिमिलरली जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड अल गोरे, ये 2000 का केस है, अल गोरे को 48.4% पॉपुलर वोट मिले हैं लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में ये पीछे रह गए। एंड अगेन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप एंड हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले देख सकते हैं आप 48.2%, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कम होने के कारण वो हार जाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2016 में जीत जाते हैं। ठीक है, तो 4 बार ऐसा हुआ है अभी तक कि जब किसी कैंडिडेट को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिला है लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव हार गया है। ठीक है, पॉपुलर वोट का मतलब आई होप आप समझ रहे हैं कि मैंने बताया कि जो वहाँ के डायरेक्ट सिटीजन्स वोट करते हैं, अभी वो किसके लिए वोट करते हैं, वो वोट करते हैं इलेक्टर्स के लिए। अब ये इलेक्टर्स क्या होता है ये आगे आप सब चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए मैं बेसिकली ये तीनों आर्टिकल को लेके आया हूँ सो दैट कि आप पूरा डिटेल में इसको समझ पाएँ। ठीक है, अब देखो इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। अब यूएस का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यूनिक इलेक्टोरल सिस्टम है, यहाँ पे जो वोट कास्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा, ठीक है, पब्लिक मतलब जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा जो वोट कास्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के फेवर में, जिसको कहा जाता है द पॉपुलर वोट। ये पॉपुलर वोट सीधे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नहीं होते, ये पॉपुलर वोट बेसिकली किस लिए होते हैं, दे आर एक्चुअली मेंट टू इलेक्ट दैट कैंडिडेट्स प्रिफर्ड इलेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जैसे 2 पार्टी हैं, ठीक है, ये 2 पार्टी हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक, अब उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्टर्स जो हैं कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टर्स होंगे, है ना, मतलब जिनको इलेक्टर्स के लिए उस पार्टी ने नॉमिनेट किया है ना, और कुछ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टर्स होंगे, मतलब जिसको उस पार्टी ने नॉमिनेट किया है। तो अगर उस स्टेट का कोई व्यक्ति वोट देता है डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उस इलेक्टर के लिए होगा। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को तो बाद में जो ये इलेक्टर्स हैं ये चूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ पा रहे हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है, फिर इसके बाद देखो वही लिखा है कि दीज इलेक्टर्स देन वोट फॉर द प्रेसिडेंट आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, ये जो इलेक्टर्स हैं ये फिर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के बाद वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन इलेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद एक मीटिंग होती है जहाँ पर ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और उसके बाद जो वहाँ की संसद है, जो वहाँ की कांग्रेस है, उसके द्वारा इलेक्टोरल वोट्स की गिनती की जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितने इलेक्टर्स हैं, तो टोटल इलेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्टोरल कॉलेज में सारे स्टेट्स के अलग अलग हैं, उनको अगर हम जोड़ दें तो 538 इलेक्टर्स बनते हैं, और एक कैंडिडेट को मेजॉरिटी सिक्योर करने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो चाहिए, तब जाके वो विनर घोषित होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ठीक है, ईच स्टेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्टर्स एज द साइज ऑफ इट्स कांग्रेशनल डेलीगेशन, 1 फॉर ईच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस 2 फॉर द 2 सेनेटर्स। क्योंकि वहाँ का जो सेनेट है, जैसे हमारे वहाँ राज्यसभा है, तो वहाँ का जो अपर हाउस है दैट इज़ नोन एज सेनेट, और सेनेट के लिए वहाँ पर जो सीट्स हैं, जो 50 राज्य हैं उन सबकी सीट्स क्या हैं, फिक्स हैं, हर के लिए 2-2 सीट्स। तो उसी तरीके से जो हर स्टेट है उसके इलेक्टर का भी नंबर जो है वो सेम है,
ठीक है, सेम है इन द सेंस कि जो उसके कांग्रेशनल डेलीगेशन है, कि मतलब जितने उसके कांग्रेस के मेंबर्स होंगे, कांग्रेस मतलब संसद के मेंबर्स होंगे, उस हिसाब से है वो। ठीक है, जैसे अब कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टर्स हैं। ठीक, हैज़ द लार्जेस्ट एलोकेशन इन द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ की हैं? कैलिफोर्निया की। ठीक है, 54 इलेक्टर्स वहाँ के हैं। इसके बाद 6 स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि अलास्का, डेलावेयर, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वेरमॉन्ट और व्योमिंग एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इनको एलोकेट किया गया है 3 इलेक्टर्स ईच। ठीक है, स्मॉलेस्ट डेलीगेशन इन द कॉलेज। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे कम एलोकेशन है। ठीक है, अब ये इलेक्टर्स होते कौन है? देखो, इलेक्शन से पहले जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो एक स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स इन ईच स्टेट सेलेक्ट करती हैं कि हमारे ये इलेक्टर्स जो हैं वो इस स्टेट में होंगे। अब सिलेक्शन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस दैट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड पार्टी टू पार्टी। और ये जो कन्वेंशन है वो स्टेट टू स्टेट और पार्टी टू पार्टी जो है वो वेरी करता है। एक पार्टी का जो स्लेट है दैट जनरली कंप्राइजेज लॉन्ग टाइम मेंबर। स्लेट का मतलब वही हो गया कि एक लिस्ट तरीके की। ठीक है, उसमें जनरली लॉन्ग टाइम मेंबर्स वर्कर्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनका पर्सनल या पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत कम प्रोविज़न है रिगार्डिंग कि हु इज़ क्वालिफाइड टू बी एन इलेक्टर, कि इलेक्टर कौन हो सकता है, उसको लेकर बहुत कम प्रोविज़न है। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, एक दो प्रोविज़न दिए गए हैं कि मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट बी एन इलेक्टर। ठीक है, कि कांग्रेस का जो मेंबर होगा वो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड कर रहा है, वो इलेक्टर नहीं हो सकता। इसके बाद पोस्ट सिविल वॉर 14th अमेंडमेंट, इसमें भी ये लिखा गया है कि स्टेट ऑफिशियल्स हु हैव इंगेज्ड इन इंसरेक्शन और रिबेलियन अगेंस्ट यूएस, यानी कि जिसने कभी अमेरिका के खिलाफ विद्रोह किया हो या फिर जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनको किसी प्रकार की सहायता दी हो या किसी प्रकार की सहूलियत उनको प्रदान की हो, तो वो भी इलेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्टर्स कौन नहीं बन सकता है वो बताया गया है। इसके बाद अब इलेक्टर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज तो मैंने बताया आपको, डायरेक्टली जो पॉपुलर वोट है उससे चूज़ किया जाता है। पॉपुलर वोट मतलब जो आम जनता वोट करती है। एंड दिस इज एसेंशियली व्हाट द इलेक्शन ऑन 5 नवंबर इज़ फॉर, यानी कि 5 नवंबर यानी कि आज के दिन जो चुनाव होगा वो जनरली यही होगा। ठीक है, उसमें पॉपुलर वोट जो है वो उससे इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाएगा या इलेक्टर्स चुने जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कई सारे राज्यों में जो बैलेट्स हैं उसमें रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के जो स्लेट ऑफ इलेक्टर्स हैं उनका नाम भी मेंशन किया होता है। अब ज़्यादातर स्टेट जो हैं वहाँ पर एक सिस्टम है दैट इज़ नोन एज विनर टेक्स ऑल सिस्टम, यानी कि जो वहाँ का पॉपुलर मैंडेट जीता उस स्टेट में उसको एंटायर एलोकेशन इन द इलेक्टोरल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सिस्टम है, आप इसको समझिए। विनर टेक्स ऑल सिस्टम का मतलब क्या है आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया एक स्टेट है। ठीक है, और कैलिफोर्निया में जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो 54 हैं, या आप कहिए कि कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टर्स जो हैं वो चुन के आ सकते हैं। ठीक, अब कैलिफोर्निया के स्टेट में जो चुनाव होता है, जो पॉपुलर वोट्स यानी कि जो जनता वहाँ पर चुनाव करती है, वोट देती है, उसमें सपोज करो जो 2 कैंडिडेट हैं, वन इज़ कैंडिडेट ए एंड अनदर वन इज़ कैंडिडेट बी। अगर कैंडिडेट ए को सपोज करो 48% वोट मिलता है जनता का, कैंडिडेट ए को नहीं, अब कैंडिडेट ए की जो पार्टी होगी उसको मिलेगा वो। ठीक है, सिमिलरली कैंडिडेट बी की जो पार्टी है अगर इसको मान लो 51% वोट मिलता है, ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलर वोट किसके पास है? कैंडिडेट बी की पार्टी के पास 51% कंपेयर टू 48। ठीक है, तो विनर टेक्स ऑल सिस्टम में क्या होगा कि ये जो 54 के 54 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं या जो इलेक्टर्स हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे इधर, दे ऑल विल गो टूवर्ड्स दिस। समझ गए? यानी कि ये 54 के 54 इलेक्टर जो हैं वो सारे के सारे बी पार्टी के चुने जाएंगे। समझ गए बात?
इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बढ़ता हो, ज़्यादातर राज्यों में यही कंडीशन है। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, वो आगे दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरली फोकस करते हैं ऐसे स्टेट्स पे जहाँ पर जो रेस है वो काफ़ी क्लोज है, और ऐसे स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि हैव लिमिटेड इंसेंटिव टू एलोकेट देयर कैंपेन्स टाइम एंड रिसोर्सेज टू स्टेट्स वेयर दे आर आइदर फर्मली विनिंग और लूजिंग, यानी कि जहाँ पर वो उनको लगता है कि जिस राज्य में या तो वो जीत ही जाएंगे या जिस राज्य में वो हार ही जाएंगे, पॉपुलर वोट उनको लगता है कि अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो पॉपुलर वोट अगर ज़्यादा मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है विनर टेक्स ऑल सिस्टम से सारा का सारा वो ले जाएंगे, है ना। तो यानी कि जिस राज्य में उनको लग रहा है कि हमें ज़्यादा पॉपुलर वोट मिल जाएगा, तो वहाँ भी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से विनर टेक्स ऑल सिस्टम से सब कुछ मिल जाएगा। और किसी राज्य में अगर ये लग रहा है किसी स्टेट में कि यहाँ पर हमें पॉपुलर वोट ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर भी ज़्यादा मेहनत करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हार नहीं है, और विनर टेक्स ऑल सिस्टम से जो अपोजिशन आपका है ना, जो अपोजिट कैंडिडेट है वो सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स ले जाएगा, तो वहाँ भी फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का। तो मेहनत जनरली की जाती है ऐसे स्टेट्स में जहाँ पर जो रेस है, जो कंपटीशन है वो बहुत क्लोज है, और ऐसे स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। मैंने आपको बताया कि दो ऐसे स्टेट्स हैं, एक है मेने जहाँ पर 4 इलेक्टर्स हैं या 4 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, और एक है नेब्रास्का, यहाँ पर 5 इलेक्टर्स या 5 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। ये विनर टेक्स ऑल सिस्टम का एक्सेप्शन है, यहाँ पर विनर टेक्स ऑल सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि ये जो इनके बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना इलेक्शंस के, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ये हमारे वहाँ की तरह नहीं होता कि एक फेडरल बॉडी है, एक सेंट्रल बॉडी है इलेक्शन कमीशन जो सारे चुनाव करा रहा है, और चुनाव जो है वो हर तरीके से, मतलब हर राज्य में, अगर जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हमारे वहाँ हुए तो हमने देखा कि हर राज्य में जो चुनाव है वो एक तरीके से हो रहे हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो है वो स्टेट वाइज स्टेट होते हैं, और इनके अपने अपने स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में ये विनर टेक्स ऑल सिस्टम चलता है, और 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जिस हिसाब से उनको पॉपुलर वोट मिला होगा उस हिसाब से उनका जो ये हैं इलेक्टर्स हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट डू द इलेक्टर्स डू, अब ये इलेक्टर्स करते क्या हैं। देखो, इलेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं अपने राज्यों में, राज्यों की कैपिटल में, ऑन द ट्यूसडे आफ्टर द सेकेंड वेडनेसडे इन दिसंबर। दिसंबर में जो सेकेंड वेडनेसडे पड़ता है उसके बाद जो ट्यूसडे पड़ता है उसमें ये मिलते हैं, और अपने इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो एक सेपरेट बैलेट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कास्ट करते हैं। दिस इज़ बाय एंड लार्ज अ फॉर्मेलिटी एज इलेक्टर्स सेल्डम वोट फॉर समवन रादर देन देयर पार्टी कैंडिडेट। मतलब ये जनरली एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्टर होगा तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट देगा, है ना, वो किसी और रिपब्लिकन पार्टी को तो देगा नहीं। तो जनरली ये एक फॉर्मेलिटी होती है। अब देयर इज़ नो फेडरल लॉ, देखो यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नो फेडरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट रिक्वायर्स इलेक्टर्स टू वोट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलर वोट इन देयर स्टेट। ठीक है, हालांकि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जिसमें ये हो कि जो इलेक्टर्स हैं उनको पॉपुलर वोट के हिसाब से ही वोट देना है, वो चाहे तो पलट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ पर क्या होता है, दे रिक्वायर कि इलेक्टर्स जो हैं वो पार्टी के प्रति एलिजियंस रखें, फेथ रखें, श्रद्धा रखें, एंड फेलियर टू ऑनर विच कैन रिजल्ट इन देयर रिप्लेसमेंट बाय द पार्टी विथ सब्सटीट्यूट इलेक्टर्स। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इफ़ दे डोंट प्लेज एलिजियंस, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है सब्सटीट्यूट इलेक्टर्स के द्वारा, और या फिर उनको किसी तरीके से बाइंड किया जा सकता है बाय लॉ कि वो पॉपुलर मैंडेट को माने, कि अगर पॉपुलर मैंडेट या पॉपुलर वोट्स में अगर किसी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिले हैं और वहाँ के इलेक्टर ज़्यादा हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है वो फिर जब आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग कर रहे हैं बाद में दिसंबर के महीने में, तो आप उसके हिसाब से ही वोट दें। ठीक है,
अमेरिका के इतिहास में 99% ऑफ द इलेक्टर्स जो हैं उन्होंने जिस तरीके से प्लेज किया है उसी तरीके से वोट भी दिया है। लेकिन 2016 का इलेक्शन जो है वॉज द लास्ट टाइम अ स्पेट ऑफ सो कॉल्ड फेथलेस इलेक्टर्स। उस समय कुछ फेथलेस इलेक्टर्स थे जिन्होंने अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उनमें से ज़्यादातर को डिस्क्वालीफाई किया गया, रिप्लेस किया गया और स्पेसिफिक स्टेट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनको फाइन लगाया गया। ठीक है, अब हाउ डिड इलेक्टोरल कॉलेज केम अबाउट। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज बना कैसे, देखो। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उस समय जो वहाँ के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये डिबेट किया कि नेशनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि उस समय प्रेसिडेंट को नेशनल एग्जीक्यूटिव कहते थे, कि उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा। एक प्रपोजल ये था कि प्रेसिडेंट कि वॉज फॉर द प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड बाय कांग्रेस ऑन द लाइन ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, जैसा वेस्टमिंस्टर मॉडल है जिसको ब्रिटेन फॉलो करता है, या ब्रिटेन की जो फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं जैसे कि इंडिया में भी फॉलो होता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कांग्रेस के द्वारा, या प्रेसिडेंट को जो पार्लियामेंट है इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है ना, एमपीज़ एमएलएज वो सब मिलके करते हैं। तो या तो एक प्रपोजल ये था। अब जो इस सिस्टम के फेवर में थे उनको ये लगा कि वोटर्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड विद अ डायरेक्ट वोट। ठीक है, वोटर्स के ऊपर आप डायरेक्ट वोट को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड दैट अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस कुड लीड टू प्रेसिडेंट पेंडरिंग टू द डेमोक्रेटिक मॉब। तो हो सकता है कि ये सिस्टम जो है वो सही ना रहे और इससे जो प्रेसिडेंट है वो एक डेमोक्रेटिक मॉब, मतलब एक डेमोक्रेटिक भीड़ जो है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, तो अदर प्रपोजल ये था कि डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाएं जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव वुड बी चूजन बाय द पॉपुलर वोट, मतलब डायरेक्ट जनता चुनाव करे। इस तरीके का सिस्टम जो है वो इससे पहले कहीं भी नहीं था। ठीक है, लेकिन कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का ये मानना था कि इससे करप्शन बचेगा और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो कोल्यूजन है वो भी नहीं होगा। अल्टीमेटली द फाउंडिंग फादर्स अराइव्ड एट अ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, उन्होंने ना वो मतलब ना डायरेक्ट वोट और ना इलेक्टर्स के थ्रू, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। तो इसको लेकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉर्ज एडवर्ड्स थर्ड, उनका ये कहना है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे वो थक जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों प्लान्स को एक साथ मिला के कुछ नया प्लान बनाया, क्योंकि वो एनीथिंग एल्स के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर पा रहे थे। अब इलेक्टोरल कॉलेज को अडॉप्ट करने के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर एक और फाउंडिंग फादर का जिक्र है, दैट इज़ अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये आर्ग्यू करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन अफोर्ड्स अ मॉरल सर्टेनिटी दैट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विल नेवर फॉल टू द लॉट ऑफ एनी मैन who is not in an eminent degree endowed with a requisite qualification while ensuring that the sense of the people still operates in the system। तो इनका ये कहना है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें एक मॉरल सर्टेनिटी होनी चाहिए इस तरीके की कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी, ठीक है, वो कभी भी विल नेवर फॉल टू द लॉट ऑफ एनी मैन, वो किसी भी के भी सामने एक तरीके से झुकेगा नहीं। हु इज़ नॉट इन एन एमिनेंट डिग्री एंडाउड विद अ रिक्वेजाइट क्वालिफिकेशन, और ये इंश्योर किया जाए कि जो सेंस ऑफ द पीपल है वो इस सिस्टम में अभी भी ऑपरेट कर रहा है, बना हुआ है। इसके बाद एक और रीज़न इलेक्टोरल कॉलेज होने के लिए उसके फेवर में वो ये था कि पॉपुलस स्टेट्स या रीजन्स को अनफेयरली डोमिनेट करने से बचाना। ठीक है, प्रपोनेंट्स ने यह आर्ग्यू किया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द कोहेसिवनेस ऑफ द कंट्री। कोहेसिवनेस मतलब एक साथ जुड़ाव, उसको कंट्रीब्यूट करता है बाय रिक्वायरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलर सपोर्ट टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एंड विदाउट सच अ मैकेनिज्म दे पॉइंट आउट presidents would be selected either through the domination of one populous region over the others or through the domination of large metropolitan areas over the rural ones। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि पॉपुलस रीजन्स जो हैं वो बाकी रीजन्स के ऊपर डोमिनेट करने लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस सिस्टम के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ईच इंडिविजुअल के वोट्स को, बिगर स्टेट्स में ईच इंडिविजुअल के वोट्स की वैल्यू को कम कर देता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है।
जैसे कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपेयर टू व्योमिंग 68 टाइम्स पॉपुलेशन है, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो सिर्फ 18 टाइम्स है। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की वोट्स की वैल्यू को कहीं ना कहीं कम कर रहा है। इसके बाद जो विनर टेक्स ऑल मैकेनिज्म है ये इन्फ्लेट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्विंग स्टेट्स, मतलब ये स्विंग स्टेट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है इन द फाइनल रिजल्ट, इन द इवेंचुअल रिजल्ट। और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स हु वोट फॉर द नॉन डोमिनेंट पार्टी इन अ ट्रेडिशनली रेड और रिपब्लिकन और ब्लू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। जैसे कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को 68.62% पॉपुलर वोट मिले थे ईस्ट वेस्ट वर्जीनिया में, लेकिन उसको सारी की सारे जो हैं बट सिक्योर्ड ऑल 4 ऑफ इट्स इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, क्योंकि 68% पे ही सारे, क्योंकि वही विनर टेक्स ऑल सिस्टम है। उसी तरीके से जो बाइडन को पॉपुलर वोट कैलिफोर्निया में मिले थे 63%, लेकिन उनको सारे के सारे जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं वहाँ के 54 वो सारे मिल गए। क्यों? वही विनर टेक्स ऑल सिस्टम। तो इसका मतलब वही है कि जो लोग इनके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, जैसे 68% ने इनके फेवर में वोट किया, इनकी पार्टी के फेवर में, तो अराउंड 31-32% ने नहीं भी तो वोट किया, तो उनका क्या? ठीक है, उनका तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी की सारी सीट्स या सारे के सारे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट तो इन्हीं के पास चले गए, है ना। इसके बाद आगे लिखा है कि द सिस्टम इफेक्टिवली बाइंड्स इलेक्टर्स टू वोट फॉर देयर पार्टी। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली बाइंड करता है कि इलेक्टर्स जो हैं वो अपनी पार्टी के लिए वोट करें, नलीफाइंग द इंटेंडेड पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अनसूटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम गेटिंग द टॉप जॉब। ठीक है, और जो इंटेंडेड पर्पस है कि अनसूटेबल कैंडिडेट्स को टॉप जॉब ना मिले उसको नलीफाई किया जाए। क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू है कि दैट द इलेक्टोरल कॉलेज हैज़ नो प्लेस इन अ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि इलेक्टोरल कॉलेज का आज की डेट में जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वहाँ पर कोई जगह नहीं है। इंडीड द सिस्टम हैज़ बीन स्क्रैप्ड बाय ऑल अदर डेमोक्रेसीज इन फेवर ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट। तो इस सिस्टम को जो है वो सब जगह से हटा दिया गया है जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, और वहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ गए, है ना। और कैसे ये जो सिस्टम है ये आप ये भी समझ गए होंगे कि इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ये उससे कैसे थोड़ा सा अलग है। आई होप समझ पाए आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो ये वाला आर्टिकल तो हुआ। इसके बाद एक आर्टिकल ये है कि वाई यूएस इलेक्शंस आर कॉल्ड बाय द मीडिया एंड हाउ दिस इज़ डन। अब इसका क्या मतलब है कि यूएस इलेक्शंस को मीडिया के द्वारा कॉल क्यों किया जाता है और ये कैसे होता है। ठीक है, देखो, देयर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, ये एक बहुत लंबी परंपरा है जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इलेक्शंस कॉल करती हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, लीड्स की रिपोर्टिंग, लीड्स मतलब कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, उस तरीके की रिपोर्टिंग और ट्रेंड्स के अलावा मल्टीपल टीवी चैनल्स और न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो डेफिनेटिव क्लेम्स करती हैं अबाउट द रिज़ल्ट। ठीक है, जब रिज़ल्ट ऑफिशियल नहीं होते हैं उससे पहले ही वो डेफिनेटिव क्लेम कर देते हैं कि ये जो है यहाँ से जीत रहे हैं। ये ट्रेडिशन जो है वो शुरू होता है एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा। ये एक स्टैंडर्ड बियरर है इस बिज़नेस में, इसने पहले इलेक्शन कॉल किए थे 1848 में। इसके अलावा और इसका जो एपी वोट का सर्वे है उसके अलावा नेशनल इलेक्शन पूल हेडेड बाय द मार्केट रिसर्च फर्म एडिसन रिसर्च, ये एक और इलेक्शन कॉलर है, मेजर इलेक्शन कॉलर है ये भी। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो यूएस जो है वो इफेक्टिवली होल्ड करता है 51 डिस्टिंक्ट इलेक्शंस ऑन ट्यूसडे, यानी कि आज के दिन, एक हर स्टेट में और एक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर, मैंने बताया कि आपको हर स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। ठीक है, वोटिंग मैकेनिज्म्स अलग हैं और इलेक्शन वर्कर्स भी सब जगह के अलग अलग हैं। अनलाइक इन इंडिया विच हैज़ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंडिया में तो इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फेडरल बॉडी नहीं है जो रिजल्ट्स को टेबुलेट करे और एक नेशनल पिक्चर प्रोवाइड करे, है ना, क्योंकि इलेक्शंस जो यूएस में होते हैं वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हैं। हालांकि वहाँ पर एक फेडरल इलेक्शन कमीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ इलेक्शन फाइनेंस रेगुलेशन को एनफोर्स करना।
ठीक है, ये जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है ये किसी भी तरीके से डिसाइड या एनफोर्स नहीं करता रूल्स को रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड काउंटिंग। ठीक है, कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, कैसे उनकी काउंटिंग होनी है, उन सब चीज़ों को लेकर ये रूल्स ना तो बनाता है और ना उनको एनफोर्स करता है। ठीक है, ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है और कई केसेस में जो वहाँ के इंडिविजुअल काउंटीज़ होती हैं, मतलब स्टेट्स के अंदर भी जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं उनके ऊपर ये काम छोड़ दिया जाता है। यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ नेशनल वोट्स को ही काउंट करना हो। पब्लिक वोट्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स एंड इट इज़ दीज इलेक्टर्स हु इन टर्न वोट फॉर द प्रेसिडेंट। अब आई होप आपको जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि पीछे आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यानी कि विनर डिक्लेयर होने के लिए हर राज्य के जो रिजल्ट हैं उनको पहले डिक्लेयर होना होगा, तब जाके ही ओवरऑल विनर आ सकते हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है इलेक्शन का, दैट डज नॉट अलाउ, इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ना। जो काउंटिंग प्रोसेस है उसमें ऐसे रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो दैट आर पिक्यूलर टू ईच स्टेट, हर स्टेट के हिसाब से वो काउंटिंग होती है। ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 1 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है, एज इलेक्टर्स फॉर ऑल स्टेट्स आर अपॉइंटेड, तो इसके लिए जनरली जो डेडलाइन है वो 15 दिसंबर रहती है। इसके बाद मेकिंग अ डेफिनेटिव कॉल, तो यहाँ पर जो ये मीडिया का रोल है वो आता है, जो कॉलिंग वाला काम है वो आता है कि वो इलेक्शंस को इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट कॉल करते हैं। अब ये जनरली जब इलेक्शन डे क्लोज होगा, मतलब इलेक्शन डे में जब पोलिंग क्लोज होगी आज, क्योंकि अभी तो खैर अमेरिका में रात हो रही होगी, वी आर अराउंड 10.5 आवर्स अहेड ऑफ देम। ठीक है, तो मतलब जब वहाँ ट्यूसडे शुरू होगा उसके बाद वोटिंग शुरू होगी और रात तक, मतलब वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से रात के 8 बजे तक वोटिंग चलेगी, तो उसके बाद ये काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे लिखा है जैसे कि इन्होंने डिक्लेयर किया था 1848 के प्रेसिडेंशियल रेस में जेचरी टेलर को विनर, तो तभी ये जो एसोसिएटेड प्रेस है इसने उसके बाद से लेकर अब तक के लगभग हर इलेक्शन को कॉल किया है विद नियर 100% एक्यूरेसी। सिर्फ एक गलती हुई थी 2000 का जो इलेक्शन हुआ था, जब इन्होंने फ्लोरिडा को इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बताया था अल गोरे, लेकिन बाद में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली जॉर्ज डब्ल्यू बुश को वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हैंड ओवर कर दिया था आफ्टर फर्दर रिकाउंट जो है वो स्टॉप हो गए थे। तब 1990 में कई सारे जो यूएस मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साथ मिलके उन्होंने एनईपी बनाया ताकि वो इस तरीके के इलेक्शंस को लेकर लाइव अपडेट्स दे सकें। जो एसोसिएटेड प्रेस है वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा था 2016 तक, उसके बाद वो अलग होके उसने अपना एपी वोडकास्ट बना लिया। आज की डेट में जो एसोसिएटेड प्रेस है वो सप्लाई करता है इस तरीके के मीडिया आउटलेट्स को, जैसे कि फॉक्स न्यूज़, एनपीआर, पीबीएस, यूनिविजन, यूएसए टुडे, वॉल स्ट्रीट जर्नल, है ना। और एनईपी जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, एनबीसी एंड रॉयटर्स। ठीक है, एपी और एनईपी जो हैं इनकी मेथडोलॉजीज़ में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं कि विच द एपी सम्स अप एज फॉलोज, जिसको ये कहा जाता है कि ऑल ऑफ दिस रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इज एम्ड एट डिटरमाइनिंग द आंसर टू अ सिंगल क्वेश्चन, कि जितना भी ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जितनी भी एनालिसिस करते हैं, इसका एम एकमात्र होता है, वो क्या, कि एक सवाल का जवाब ढूंढना। और वो सवाल क्या है, वो सवाल होता है कि कैन द ट्रेलिंग कैंडिडेट्स कैच द लीडर, कि दो कैंडिडेट अगर हैं, है ना, मतलब अगर आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की बात करें तो दो ही हैं, दो ही होते हैं, एक इस पार्टी का, एक उस पार्टी का, एक डेमोक्रेटिक का, एक रिपब्लिक का। तो उस हिसाब से क्या जो पिछड़ता हुआ कैंडिडेट है क्या वो लीडर को कैच कर सकता है या नहीं, मतलब उसके नज़दीक पहुंच सकता है या नहीं। जब इस अनक्वेश्चनेबल, ओनली व्हेन द आंसर इज एन अनक्वेश्चनेबल नो इज़ द रेस रेडी टू बी कॉल्ड, और जब इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से अनक्वेश्चनेबल, मतलब जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता हो, जब उस सवाल का जवाब क्या हो, नो, तभी जाके इलेक्शन जो है वो कॉल किए जा सकते हैं, मतलब तभी जाके बताया जा सकता है कि हाँ ये कैंडिडेट जो है वो जीत रहा है। अब इस रेस को कहा जाता है बाय डेडिकेटेड, इज कॉल्ड बाय डेडिकेटेड स्टाफ
comprising of employees, freelancers and vote counting clerks which are who are spread across the 50 states, जो कि एडवांस्ड कंप्यूटर्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। ये लाइव वोटिंग देखते हैं, ठीक है, लाइव वोटिंग का डेटा देखते हैं फ्रॉम द काउंटीज़ और उसके बाद ऑफिशियल फीड्स का यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, डेटा ऑन द टाइप ऑफ बैलेट्स कास्ट एंड काउंटेड, बैलेट्स जो अभी काउंट होने बाकी हैं कहाँ से वो हैं, और मैनी अदर डेटा पॉइंट्स बिफोर मेकिंग द कॉल। तो ऐसे ही कॉलिंग नहीं होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने के बाद कॉलिंग की जाती हैं। ठीक, इसके बाद कई सारे वोटर जो हैं वो इलेक्शन डे तक का वेट नहीं करते अपना वोट कास्ट करने के लिए, ये भी एक तरीका है। अगर अभी की मैं बात करूं, जैसे आज की अगर मैं बात करूं कि 5 नवंबर को इलेक्शन डे है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि वहाँ के सब लोग रुके हुए हैं। लगभग 74 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी कि जितने वोट 2020 में टोटल कास्ट हुए थे उसका लगभग 47% के आसपास इन लोगों ने सैटरडे तक ऑलरेडी वोट दे दिया है। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे की पोलिंग डे से 3 दिन पहले। अब ये जो वोट्स हैं इनको इलेक्शन डे के बैलेट से पहले भी काउंट किया जा सकता है, उसके बाद भी काउंट किया जा सकता है, या उसके साथ भी काउंट किया जा सकता है। अब जो लोग इलेक्शन कॉलिंग में इन्वॉल्व हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके सारी माइन्यूट डिटेल जो है वो पता होती है। अब स्टेट बाय स्टेट कॉल्स की अगर हम बात करें तो कॉलिंग अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कॉलिंग अ प्रेसिडेंशियल रेस इज़ इफेक्टिवली अ 2 पार्ट प्रोसेस। ये 2 पार्ट प्रोसेस होता है। पहले पार्ट में क्या होता है, इन्वॉल्व्स कॉलिंग पोल रिजल्ट्स इन इंडिविजुअल स्टेट्स। पहले तो पोल रिजल्ट्स कॉल किए जाते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स में। इन कॉल्स, दीज कॉल्स विल बी मेड बिगनिंग इलेक्शन नाइट इटसेल्फ। तो ये चुनाव की रात से ही, यानी कि आज रात, यानी कि इंडिया टाइम के हिसाब से कल सुबह से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशनल कॉल, और नेशनल कॉल जो है वो स्टेट्स के कॉल के हिसाब से और उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज में रिस्पेक्टिव एलोकेशन है कि किस राज्य का कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं उसके हिसाब से वो कॉलिंग होगी। वंस इनफ स्टेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर वन कैंडिडेट टू नॉट हैव अ पार्ट टू विक्ट्री एनी मोर, द इलेक्शन कैन बी कॉल्ड नेशनली। और एक बार ये देख लिया गया कि ज़्यादातर राज्यों के रिजल्ट्स मतलब सामने आ रहे हैं, वहाँ की कॉलिंग हो रही है, और उसमें ये पता लग रहा है कि अब जो कैंडिडेट है इसके लिए जीतना मुश्किल है, ठीक है, इसके लिए अब जीतने का कोई चांस नहीं है, तब जाके नेशनली इनको कॉल किया जाता है। 2020 में इलेक्शन डे जो था वो 3 नवंबर था। एसोसिएटेड प्रेस ने कॉलिंग करनी शुरू कर दी थी इन स्टेट्स बिगनिंग विद डोनाल्ड ट्रंप इन केंटुकी एंड जो बाइडेन इन वेरमॉन्ट फ्रॉम 7 PM दैट डे, उसी दिन जब कई राज्यों में वोटिंग चल रही थी। लेकिन वो बाइडेन को विनर डिक्लेयर कर पाए ओनली ऑन 11:26 ET ऑन नवंबर 7। ठीक है, तो 3 नवंबर से इन्होंने स्टेट का शुरू किया, लेकिन 7 नवंबर तक जाते जाते ही ये बाइडेन को विनर डिक्लेयर कर पाए नेशनल लेवल पर। तो उसमें 3-4 दिन का लगभग टाइम लगता है, बट ये काम शुरू आज से ही हो जाएगा, मतलब इंडिया टाइम के हिसाब से कल सुबह से, ठीक है, कल अर्ली मॉर्निंग से। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये आर्टिकल भी समझ में आया कॉलिंग क्या होती है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो आर्टिकल दिया है ये बात कर रहा है कि इलेक्शन डे इन US हेयर्स व्हाट टू नो। देखो ज़्यादातर चीज़ें मैं इसमें आपको बता चुका हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे तो उनको हम लोग जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि ट्यूसडे इज़ इलेक्शन डे इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको कुछ कमेंटेटर्स ने डिस्क्राइब किया है कि अभी तक का ये सबसे ज़्यादा निर्णायक इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है। और द रेस टू द वाइट हाउस इज़ एज क्लोज एज इट गेट्स, कि वाइट हाउस की जो रेस है वो जितनी क्लोज हो सकती है उतनी क्लोज इस बार देखने को मिल रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नॉमिनी है दैट इज़ कमला हैरिस, इनको थोड़ा सा स्लाइट एज है रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नेशनल पोलिंग एवरेज के हिसाब से एज ऑफ संडे। लेकिन जो विनर टेक्स ऑल इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है दैट मीन्स की प्रेसिडेंसी विल बी डिसाइडेड बाय द 7 सो कॉल्ड स्विंग स्टेट्स, ठीक है। और वहाँ पर जो रेस है वो बहुत क्लोज है, ठीक है, क्योंकि वही विनर टेक्स ऑल, जिसको पॉपुलर वोट ज़्यादा उसको सारे के सारे
वहाँ के इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिल जाएंगे। इलेक्शन मैकेनिक्स, अब ये तो आपको पता ही है कि अमेरिकन्स डू नॉट डायरेक्टली वोट फॉर देयर प्रेसिडेंट, ये इलेक्टोरल कॉलेज को कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के इलेक्ट करते हैं। 538 इलेक्टर्स हैं, जिसमें से 270 मेजॉरिटी मार्क है। हर स्टेट को स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ इलेक्टर्स एलोकेट किए गए हैं, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर हैं कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। ठीक है, और अगर किसी कैंडिडेट के फेवर में वोट कास्ट किया जाता है तो इन इफेक्ट वो उस कैंडिडेट के जो स्लेट ऑफ इलेक्टर्स हैं उस स्टेट में, उसको इलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, हु इज़ चूजन बाय द पार्टीज प्रायर टू द इलेक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टर्स की लिस्ट होती है, उनको चूज़ किया जाता है। और प्रेसिडेंसी जीतने के लिए कैंडिडेट को कम से कम इनफ स्टेट्स में जीतना पड़ता है ताकि वो इलेक्टोरल कॉलेज में 270 का मार्क पहुंच सके, क्योंकि वही मेजॉरिटी है। ज़्यादातर राज्यों में विनर टेक्स ऑल सिस्टम है, एक्सेप्शन है मैने और नेब्रास्का, मैंने आपको यही बता दिया। और विनर टेक्स ऑल सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो ज़्यादा पॉपुलर वोट जीतेगा वो सारे का सारा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स वहाँ के ले जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रिजल्ट्स है ज़्यादातर राज्यों में, या तो जो आइदर फर्मली डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन के फेवर में रहते हैं स्टेट्स, वहाँ पर तो फॉरगोन कंक्लूजन है कि उसमें तो पता ही है कि कौन जीतेगा। ठीक है, या तो डेमोक्रेटिक का जो रीजन है वहाँ पर डेमोक्रेटिक, जहाँ पर रिपब्लिकन का है वहाँ पर रिपब्लिकन। इट ऑल्सो मीन दैट कुछ स्टेट्स जहाँ पर जो वेयर द रेस इज़ पर्टिकुलरली क्लोज हैव आउटसाइज इंपॉर्टेंस इन द इलेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पर जो रेस है वो काफ़ी क्लोज है, उनकी इंपॉर्टेंस या उनका महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स जहाँ पर वही रेस काफ़ी क्लोज है, जैसे कि पेनिसिल्वेनिया, जॉर्जिया एंड नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। एरिजोना, विस्कॉन्सन एंड नेवाडा, ये वाइट हाउस के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही ट्रंप और हैरिस के कैंपेन्स जो हैं, इन्होंने इन स्टेट्स के ऊपर टारगेट किया हुआ है। 2020 में जो फ्लोरिडा था लार्जेस्ट स्विंग स्टेट, उस इलेक्शन में उसने डिसाइसिवली रिपब्लिकन के फेवर में वोट किया था, और इस बार भी वो ट्रंप के फेवर में ही वोट करेंगे ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक ओपिनियन पोल आया है, फाइनल संडे के दिन पब्लिश हुआ है। उसमें ये दिखाया गया है कि हैरिस और ट्रंप जो हैं वो इन सातों के सातों स्टेट्स में काफ़ी टाइट रेस में है। ठीक है, वेल विद इन दी पोल्स मार्जिन ऑफ एरर। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कमला हैरिस जो है वो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनको मार्जिनल लीड है नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में। और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है वो दिखाई दे रहे हैं आगे एरिजोना में। मिशिगन, जॉर्जिया और पेनिसिल्वेनिया में दोनों के लगभग 50 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो मतलब इन मिला के 50 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो दोनों के बीच में टाई लग रही है। 2020 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं इन 7 में से 6 स्टेट्स में जीते थे, ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ के। लेकिन इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होगा डेमोक्रेटिक पार्टी का ऐसा लगता नहीं है। अब क्या चीज़ यहाँ पर दांव पे है, देखो यूएस के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो दांव पे चीज़ें लगी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रंप का जो सरप्राइज विन था 2016 में, उसके बाद अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया था, पोलराइज। ठीक है, जो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बोथ इन द कैंडिडेट्स पॉलिसी पोजीशंस ऑन मेजर इश्यूज एंड इन द इश्यूज दे हैव प्रायोरिटाइज्ड इन द कैंपेन। ठीक है, अब देखो जैसे अलग अलग अगर हम इश्यूज़ की बात करें इकोनॉमी को लेकर, तो मोस्ट ऑफ द पोल्स के अनुसार ये वोटर्स के लिए एक सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमी। ठीक है, बाइडेन ने ऐसी इकोनॉमी जो है वो इनहेरिट की, क्योंकि बाइडेन जब आए 2020 में तो उस समय कोविड-19 पेंडेमिक था और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इन्फ्लेशन को भी 9.1% से लेकर 2.4% तक लेके आए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी 6.4% से 4.1% किया। हालांकि ये जो पॉजिटिव्स हैं दे हैव नॉट हाउएवर इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट अमंग द कॉमन वोटर्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कॉमन वोटर्स हैं उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको अभी भी ये लग रहा है
की इकोनॉमी की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऐसा जो वहाँ पर सर्वेज या पोल्स वगैरह होते हैं उसमें पता लग रहा है। अब इसके पीछे जो रीज़न है इस परसेप्शन के पीछे वो है ये है कि ग्रॉसरी बिल जो है वो अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब ग्रॉसरीज अभी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, फूड जो है वो बाइडन के जब बाइडन आए थे 2020 में तो उससे 22% अभी महंगा है। और किसी भी अमेरिकन के लिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हायर देन 4 ईयर्स अगो, कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है किसी भी अमेरिकी के लिए वो जितनी 4 साल पहले हुआ करती थी अभी उससे ज़्यादा है। ट्रंप हैज़ प्रोमिस्ड टू मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया है कि अमेरिका को फिर से अफोर्डेबल बनाया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि वो ऑयल ड्रिलिंग को बढ़ाएंगे ताकि एनर्जी कॉस्ट को कम किया जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स दिए जाएंगे, हालांकि उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मतलब कम सस्ते दरों पर ब्याज वगैरह दिया जाएगा, मतलब लोन दिया जाएगा, है ना, सस्ती ब्याज दरों पर। प्रोवाइड टैक्स कट्स टू द ट्यून ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, काफ़ी ज़्यादा टैक्स कट दिया जाएगा। और 10 से 20% टैक्स जो है वो इंपोर्ट के ऊपर लगाया जाएगा ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जाए। वहीं इकोनॉमी को लेकर कमला हैरिस का ये कहना है कि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो ग्रॉसरीज़ के ऊपर प्राइस गॉजिंग हो रही है, मतलब जो प्राइस बढ़ रहा है उसको ये बैन करेंगी। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जो पहली बार घर लेना चाहते हैं, उनकी मदद की जाएगी, हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाएंगी, और जो बड़े बिजनेसेस हैं और रिच इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि वेलफेयर मेजर्स को फंड किया जा सके। और ट्रंप की ये जो इम्पोर्ट टैरिफ पॉलिसी है ये हालांकि उसका क्रिटिसिज्म करती है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन दोनों ही कैंडिडेट्स के जो मतलब जो भी इन्होंने वादे किए हैं, अगर इसको ये पूरा करते हैं तो इससे जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, इमिग्रेशन को लेकर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का ये 2016 में भी और 2020 में भी ये उनका एक काफ़ी पेट इशू रहा था, और ये 2024 का भी कैंपेन में ये इशू रहा है। उन्होंने ये कहा है कि वो मेक्सिको के साथ जो बॉर्डर है उसको सील कर देंगे और इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट की जो फंडिंग है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजेंसी है जो इमिग्रेशन को देखती है। ठीक है, इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि बिगेस्ट मास डिपोर्टेशन किया जाएगा जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं यूएस में उनको, ठीक है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। हैरिस ने भी जो है ये प्रॉमिस किया है कि इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ टफ एक्शन लिया जाएगा। She has repeatedly invoked her actions as a public prosecutor in dealing with human traffickers and promised to revive border control law that failed in Congress, which would close loopholes in the asylum process and give the president greater authority to shut down borders। तो इन्होंने भी इस तरीके की बातें यहाँ पर कही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म ये किया है, who would traditionally vote for Democrat, हैरिस हैज़ बीन बफेटेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑन दिस इशू। रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि शी इज़ नॉट टफ इनफ, और जो लेफ्ट विंग या डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं वो इनका क्रिटिसिज्म करते हैं कि शी इज़ बीइंग टू हॉकिश। ठीक है, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहती हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसके बाद अबॉर्शन को लेकर हैरिस का जो कैंपेन है उनको लगता है कि ये उनका तुरुप का पत्ता रहेगा, दिस विल बी हर ट्रम्प कार्ड, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने पोजीशन किया है हरसेल्फ को, मतलब खुद को, एज अ चैम्पियन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अबॉर्शन का जो अधिकार है उसको लेकर एक नेशनल लेजिस्लेशन लाया जाएगा। अबॉर्शन जो है वो वीमेन वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा है। आफ्टर द कंजर्वेटिव मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द लैंडमार्क रो वर्सेस वेड वर्डिक्ट इन 2022, और अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स 21 states have banned or restricted abortions earlier in pregnancy than what was said by Roe versus Wade over 5 decades ago। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इशू हुआ था, है ना, तो उसको लेकर ही इन्होंने यहाँ पर बात कही है। अब ट्रंप जो है वो इस बारे में मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की है। उन्होंने हालांकि क्रेडिट दिया है फॉर अपॉइंटिंग द 3 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंजर्वेटिव मेजॉरिटी को सीमेंट किया, मजबूत किया, लेकिन उन्होंने इस एबॉर्शन को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं की है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स या सिएना पोल के अनुसार जेंडर गैप रिमेन्स वाइड अक्रॉस ऑल 7 स्टेट्स। जो भी 7 स्टेट्स हैं स्विंग स्टेट्स, वहाँ पर जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है। हैरिस जो है वो महिलाओं की फेवरेट हैं
और ट्रंप जो है उनको मेन के द्वारा फेवर किया जा रहा है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो यूएस इज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया एंड यूक्रेन, है ना। जो वेस्ट एशिया में या यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हैरिस रिप्रेजेंट करती हैं द स्टेटस को ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, और ट्रंप जो है वो आइसोलेशनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो हैरिस ने ये प्रॉमिस किया है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट देती रहेंगी फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, वाइल ट्रंप ने ये कहा है कि वो यूएस को जितने भी इस तरीके के दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे अलग करेंगे, इंक्लूडिंग इन यूक्रेन। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो वॉर को एंड करने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से 24 घंटे के अंदर अंदर बातचीत करेंगे, ठीक है। इजराइल पैलेस्तीन इशू को लेकर इनके जो पोजीशन है दोनों की वो लगभग सिमिलर है। हैरिस ने भी पैलेस्तीनियंस को लेकर आउटवर्ड जेस्चर्स किए हैं और ये कहा है कि गाज़ा में वॉर जो है वो एंड की जाए, लेकिन इन्होंने ओवरली क्रिटिकल ऑफ इज़राइल नहीं हुई है, इज़राइल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया है, क्योंकि इसकी वजह से जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं और जो यंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, जो कॉलेज गोइंग वोटर्स हैं, और ये ट्रेडिशनली डेमोक्रेट वोटिंग ग्रुप्स हैं। इसके बाद क्लाइमेट को लेकर अगर हम बात करें तो ट्रंप हैज़ बीन ओपन अबाउट नॉट केयरिंग मच फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा है कि जो ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को ये माना जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो मतलब नहीं रखते, ठीक है। पिछले हफ्ते उनका एक कैंपेन था, उसमें उन्होंने ये कहा कि सो दे टॉक ऑल द टाइम अबाउट द ओशन विल राइज इन 500 ईयर्स 1/8 ऑफ एन इंच, हु द हेल केयर्स, कि 500 सालों में जो ओशन है वो 1 इंच का 1/8 पार्ट राइज कर जाएगा। तो इनका ये कहना है कि हु द हेल केयर्स, कौन इस बात की परवाह करता है, ठीक है। जब ये वाइट हाउस में थे, जब ये राष्ट्रपति थे 16 से 20 के बीच में, इन्होंने कई सारे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस हैं उसको वापस ले लिया था। पेरिस एग्रीमेंट से भी उस समय अमेरिका बाहर हो गया था, है ना, और बाद में जो बाइडन ने उसमें वापस एंटर करवाया अमेरिका को। इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर भी ये ज़्यादा उसके फेवर में नहीं थे, और यूएस कार्बन फुटप्रिंट को इन्होंने बढ़ाया। क्लाइमेट साइंटिस्ट ये चिंता करते हैं या उनको ये डर है कि अगर ट्रंप जीत के आ जाते हैं तो इससे जो ये नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी क्रूशल वर्क करता है टू डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। एज अ वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने जो है वो हेल्प की है टू पास लेजिस्लेशन दैट हैज़ सेंट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, और रिबेट वगैरह भी प्रोवाइड किया है। हालांकि उनके कैंपेन के दौरान शी हैज़ ड्रॉप्ड हर अपोजिशन टू फ्रैकिंग को इन्होंने, जो अपोजिशन किया जा रहा था उसको इन्होंने ड्रॉप किया, ठीक है, मच टू दी चैग्रिन्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब जो जिस बात से एनवायरमेंटलिस्ट खुश नहीं थे उसको इन्होंने फ़िलहाल ड्रॉप कर दिया है। कम से कम पेपर पर अगर हम बात करें तो हैरिस की जो प्रेसिडेंसी है वो लगती है कि प्लैनेट के लिए ट्रंप की प्रेसिडेंसी से ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्शन डे और उसके आफ्टर की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे इलेक्शन डे है, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन मैंने आपको बताया काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है, सितंबर से ही शुरू हो गया है, और संडे तक लगभग 74 मिलियन वोट जो हैं वो ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, और ये लगभग जितने 2020 में वोट पड़े थे उसके आधे हैं, ठीक है, जिसमें मेल इन वोट्स भी, बैलेट्स भी हैं, और कुछ इन पर्सन वोटिंग भी हो चुकी है। ट्यूसडे को ज़्यादातर स्टेट्स में जो वोटिंग सेंटर्स के दरवाजे हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लोकल टाइम के हिसाब से खुल जाएंगे, और रात को 8 बजे लोकल टाइम के हिसाब से पोलिंग वहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी। इसके बाद कुछ रिजल्ट जो हैं वो इलेक्शन क्लोज होने के बाद ही आने शुरू हो जाएंगे ईस्टर्न स्टेट्स में। 2020 में अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड प्रेस ने फर्स्ट स्टेट्स जो हैं वो इलेक्शन डे के दिन ही शाम को 7 बजे बताने शुरू कर दिए थे, जबकि कई राज्यों में वोटिंग चल रही थी, है ना। और नेशनल रेस जो है उस पर थोड़ा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि स्टेट्स के सब अपने अपने रूल होते हैं कि काउंटिंग कब शुरू होती है। उसके बाद जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं इस साल, उनमें पोल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे 7 पीएम से लेकर 10 पीएम के बीच में लोकल टाइम के हिसाब से। एंड द अर्लीस्ट कॉल इज़ लाइकली टू बी अबाउट जॉर्जिया, सबसे पहली कॉल जो है वो जॉर्जिया की आएगी, विच रिक्वायर्स दैट ऑल अर्ली वोट्स बी काउंटेड बाय 8 पीएम।
इसके बाद नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और एरिज़ोना की बात करें, जिसमें अर्ली बैलेट्स की प्रोसेसिंग को अलाउ करते हैं बिफोर द इलेक्शन डे, यहाँ के नतीजे जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद काउंटिंग जो है उसमें कई दिन लग सकते हैं नेवादा में, क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि जो मेल बैलेट्स हैं वो कई दिनों तक आ सकते हैं वहाँ पर, उसको लेट अराइवल को वो अलाउ करते हैं। इसी तरीके से पेनिसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में जो प्री इलेक्शन डे बैलेट प्रोसेसिंग अलाउ नहीं करते, तो यहाँ पर सब चीज़ें बाद में होंगी, तो इसलिए यहाँ पर टाइम लग सकता है। 2020 में जो एसोसिएटेड प्रेस है उसको 4 दिन लगे थे पेनिसिल्वेनिया कॉल करने के लिए, और उसमें बेसिकली बाइडेन के फेवर में, तभी मैंने बताया कि 7 नवंबर को, क्योंकि 3 नवंबर को पिछले साल वोटिंग हो गई थी, पिछले इस बार मतलब 2020 में, और 7 नवंबर को जो है वो नतीजे आ पाए थे। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर है आर्टिकल। चलो, इसके बाद एक आर्टिकल लास्ट इसी से रिलेटेड और है, और वो ये है कि वाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर ऑलवेज हेल्ड ऑन अ ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये प्रेसिडेंट का जो चुनाव है ये हमेशा नवंबर के महीने में और ट्यूसडे को ही क्यों होता है? ठीक है, तो देखो 19th सेंचुरी के मध्य से यूएस का जो इलेक्शन डे है वो फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर है, मतलब पहला जो मंडे पड़ेगा उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा उसमें। ठीक है, द फर्स्ट डिक्टेटेड द चॉइस दैट इज डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी, द क्रिश्चियन फेथ ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रीवियस सिस्टम। अब देखो 1845 तक स्टेट्स को अलाउ किया जाता था कि वो 34 दिन के पीरियड के दौरान इलेक्टोरल, जब मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मिलते थे अगले प्रेसिडेंट को सर्टिफाई करने के लिए, उससे पहले के जो 34 दिन पीरियड है उसमें कभी भी वोट कर सकते थे। 1844 में जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 1 मंथ के पीरियड के दौरान हुआ, बिटवीन अर्ली नवंबर एंड अर्ली दिसंबर। 1845 में कांग्रेस ने, यानी कि वहाँ की जो संसद है, उसने एक कानून पास किया और सिंगल इलेक्शन डे सेट किया फॉर द इंटायर कंट्री। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। बाय द मिड 1800s states were expanding the right to vote to non-land owning white men who were above the age of 21। तो पहले इनको ये वोटिंग राइट्स बढ़ दे रहे थे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्केल ऑफ इलेक्शन है वो बढ़ गया, एंड लेड टू कॉल्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द वोटिंग प्रोसेस। तो इस बात की मांग उठने लगी कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। अब प्रीवियस सिस्टम के जो क्रिटिक्स थे उनका ये मानना था कि अगर ज़्यादा डिस्पर्स इलेक्शन होंगे, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अगर इलेक्शन होंगे, तो इससे ऐसी सिचुएशन होगी कि अर्ली वोटिंग हो जाएगी और कुछ राज्यों में इलेक्शंस डिक्लेयर हो सकते हैं पहले। तो इससे क्या होगा कि कुछ राज्यों में जहाँ पर बाद में वोटिंग होनी है तो वहाँ पर टर्नआउट पर असर पड़ सकता है। टर्नआउट मतलब कि कितने लोग वोट देने आएंगे, उनके वोटिंग बिहेवियर पर असर पड़ सकता है। तो इनिशियली द लॉ परटेन्ड ओनली टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लेकिन बाद में इसका जो स्कोप है उसको जो कांग्रेसनल के इलेक्शंस हैं या जो बाकी इलेक्शंस हैं वहाँ पर भी बढ़ा दिया गया। अब सिंगल डे की जो चॉइस है, अब क्वेश्चन ये आया कि फिर इलेक्शन डे के रूप में किस दिन को चुना जाए। तो यूएस में 19th सेंचुरी में प्रीडोमिनेंटली अमेरिका उस समय एक एग्रेरियन कंट्री हुआ करता था। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते थे, तो दे फिगर्ड प्रोमिनेंटली इन कांग्रेस चॉइस ऑफ डेट। तो इन लोगों का बहुत ध्यान रखा जाता था जब डेट को चूज़ करना होता था। तो नवंबर का महीना पहले तो इसलिए चुना गया क्योंकि ये जो स्प्रिंग सीज़न होता है, प्लांटिंग सीज़न होता है, उस समय सब लोग बिजी रहते हैं। ये रूरल एरियाज़ वाले मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। और जो ऑटम का महीना होता है उस समय फिर फसल कटाई का समय होता है, तो वो भी नहीं है। और इस समय जो हार्श विंटर है वो भी अभी कम से कम 1 महीना या उससे ज़्यादा दूर है, तो इसलिए नवंबर का महीना इनको सही लगा। अब नवंबर का महीना तो आ गया, अब उसके बाद जो दिन है, अब कौन सा दिन चुना जाए वो भी ट्रिकी था, है ना, रिलीजियस और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए। अब कई सारे रूरल वोटर्स थे, उनको दे हैड टू ट्रेवल ऑल डे टू कास्ट देयर बैलेट इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, कि उनको
दूर दराज से आना पड़ता था, पूरा दिन दिन ट्रैवल करना पड़ता था अपना वोट देने के लिए, तो इसलिए संडे, मंडे और सैटरडे को हटा दिया गया, क्योंकि उससे अदरवाइज़ क्या होता कि लोग फिर चर्च वगैरह नहीं जा पाते। ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। इसके बाद वेडनेसडे को रूल आउट किया गया, क्योंकि वो पॉपुलर मार्केट डे था पूरे देश में, जब फार्मर्स जो हैं वो नियर बाय शहर में और टाउन्स में जाया करते थे अपनी जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए, तो इसलिए वेडनेसडे हट गया, संडे, मंडे, सैटरडे हट गया। ठीक, अब अल्टीमेटली इन्होंने चूज़ किया फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे। अब फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन्होंने क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि जो इलेक्शन डे है वो 1 नवंबर को ना पड़ जाए, क्योंकि अगर ये कहते फर्स्ट ट्यूसडे तो हो सकता है कि कभी फर्स्ट ट्यूसडे 1 नवंबर को पड़ जाए, लेकिन इन्होंने कहा फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। तो एट द मैक्सिमम कंडीशन जो ट्यूसडे है वो 2 तारीख को पड़ सकता है, 2 नवंबर को। अगर 1 नवंबर को मंडे भी हुआ तो 2 नवंबर को ट्यूसडे पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में किसी भी हालत में 1 नवंबर को वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने इसीलिए चूज़ किया कि इलेक्शन डे जो है वो 1 नवंबर को ना पड़े, क्योंकि 1 नवंबर के दिन जो क्रिश्चियंस हैं वो ऑल सेंट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, और जो मर्चेंट्स हैं वो अपने प्रीवियस महीने की जो बुक्स वगैरह हैं, मतलब जो भी उनका खाता वगैरह है, वो उसको सेटल करते हैं। ठीक है, हालांकि रीसेंट ईयर्स में ये जो चॉइस है इस डे की, इसको बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म किया गया है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ 12% लोग जो हैं वो अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लोगों को, क्योंकि अब ये एक वीकडे है ट्यूसडे का दिन, तो लोगों को अपना जो काम है वो मिस करना पड़ता है अपना वोट देने के लिए, तो इसलिए इस सिस्टम का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हाल फिलहाल में हुआ है। ठीक है, तो आई होप यूएस इलेक्शन से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट आर्टिकल्स थे पिछले 3-4 दिन के, वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, कैसे वहाँ पर वोटिंग होती है, कैसे इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं, ट्यूसडे के दिन ही चुनाव क्यों होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप एनरोल करें, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सी सेट ओनली एट 849 रुपीज़, जिसमें आपको 91 टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में भी एनरोल कर सकते हैं, 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो 449 में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में तो 299 में मिल जाएगी, और अगर आप सिर्फ सी सेट की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी ओनली एट 249। ठीक है, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प होगी, और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।